विकास सेलेस क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, सीटेट फरवरी 2026 में पीवाईक्यू 2018 का हम सभी लोग सीडीपी देखेंगे यहाँ पर। सीडीपी का ये सेशन 2018 के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित सेशन होने वाला है। 30 सवाल होंगे इस सेशन के अंतर्गत। ताबड़तोड़ अंदाज में सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देना। हाँ, लाइक करते जाइएगा, मीटर चढ़ता जाएगा। लाइक पर जितना ताबड़तोड़ आप सभी लोग डटे रहेंगे, मीटर उतना तेज चढ़ता जाएगा। आप सभी लोगों को ये काम करते रहना होगा। हाँ, मीटर चढ़ाना है, डाउन नहीं करना है। आइए शुरुआत करेंगे हम सभी लोग पहले नंबर के क्वेश्चन का। पहला नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। सवाल कह रहा है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मतलब बच्चे किसको छोड़ करके, इसमें यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए था, चलो है नहीं तो मैं कर देता हूं। बच्चे बच्चे किसको छोड़ करके बाकी सभी जगहों से लैंगिक भूमिकाओं को सीखते हैं? बताओ भाई, जेंडर भूमिकाएं सीखते हैं। मैं लड़का तू लड़की, ये वाली बात कहां से सीखते हैं? चलो भैया पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आप सभी का जवाब आ जाना चाहिए। मतलब मैं लड़का तू लड़की, ये वाली धारणा बच्चे जो है कह रहा है इनमें से एक को छोड़कर बाकी हर जगह से सीखते हैं। तो देखिए, ट्यूशन जाते हैं तो ये सीखने नहीं ना जाते हैं ट्यूशन, कि लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है ट्यूशन में। माना जाएगा ट्यूशन का मतलब है कि एक टीचर पढ़ा रहा होगा, टीचर जो होगा वो जेंडर पूर्वाग्रह से या जेंडर बाइस्ड या जेंडर स्टीरियोटाइप से मुक्त होगा, हट करके होगा। तो इसलिए यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ट्यूशन। हाँ जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ट्यूशन। ट्यूशन वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बहुत अच्छे। वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान वह सीखेगा। जब उसका सोशलाइजेशन होता है तो उसके माध्यम से समाज के रीति नीति को सीखा जाता है। तो इसमें जेंडर की भूमिकाएं भी वो प्राप्त करेगा, परिवार के द्वारा और समाज के द्वारा। कल्चर, तो कल्चर में क्या है, जेंडर को लेकर के क्या चल रहा है, वो एडॉप्ट करेगा। मीडिया के माध्यम से भी सीखेगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं लैंगिक जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया, लैंगिक भूमिकाएं कहाँ से आएंगी? तो लैंगिक भूमिकाओं को बच्चा परिवार से सीखेगा, लैंगिक भूमिकाओं को बच्चा स्कूल से सीखेगा, मीडिया से सीखेगा लैंगिक भूमिकाओं को, और साथियों से भी सीखेगा लैंगिक भूमिकाओं को। आइए दूसरे नंबर का सवाल है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना, आलोचनाओं में से एक कौन सी आलोचना है जो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना करती है? चलिए उत्तर दे दीजिए फटाफट, ताबड़तोड़ के अंदाज में उत्तर दीजिए और मीटर खींच दो। हाँ, मीटर खींच दो, पाप ना करो, लाइक पर एकदम चढ़े रहो, मीटर अपने आप चढ़ता जाएगा। यहाँ पर पढ़ना और जवाब देना। कह रहा है कि वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज दैट। यहाँ पर कह रहा है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक कौन सा है? कह रहा है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, मानकीकृत परीक्षण पर एक आरोप तो हमेशा से तय किया जाता है कि मानकीकृत परीक्षण पक्षपाती हो जाता है, उसमें पक्षपात होने का डर रहता है। हाँ तो जब इस परीक्षण में पक्षपात होने का डर रहेगा तो बाकी अन्य अन्य विकल्पों की तरफ हम ज्यादा सोचेंगे भी नहीं। फिलहाल इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो देखिए, मानकीकृत परीक्षण में सांस्कृतिक पक्षपात का डर होता है। कैसे? मानकीकृत परीक्षण का मतलब ये हो जाता है, देखिए, मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मानकीकृत परीक्षण का मतलब है जो विशेष कल्चर से संबंधित सवाल की भाषा को शामिल करेगा, स्पेशल कल्चर से रिलेटेड सवाल की भाषा को शामिल करेगा। विविध संस्कृतियों को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, एक सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इसमें सांस्कृतिक पक्षपात करने की संभावना बनी होती है। मतलब ये जो प्रश्न पत्र बनता है, मानकीकृत परीक्षण का जो प्रश्न पत्र बनता है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन और उसमें की जो भाषा होती है वो विविध संस्कृतियों से जुड़ी हुई नहीं होती है। वो किससे जुड़ी होती है? वह स्पेशल संस्कृति से जुड़ी होती है। समाज की जो सबसे मजबूत संस्कृति होगी उसी से रिलेटेड होंगे क्वेश्चन की भाषा भी, उसके एग्जाम्पल भी, मुहावरे लोकोक्तियां सब उसी से रिलेटेड होंगे, दूसरे कल्चर से रिलेटेड नहीं होंगे। तो मानकीकृत परीक्षण का ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। यहां पर उत्तर आपका सही होगा कौन सा? चौथा। आगे बढ़िएगा, सवाल आपके स्क्रीन पर आता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि, तीसरे नंबर के सवाल को पढ़िए और जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है? उत्तर दीजिए फटाफट, ताबड़तोड़। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है बुद्धि के लिए। प्रभावी अध्यापन के लिए यानी अच्छा पढ़ाने के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। कह रहा है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सभी बच्चे जवाब दीजिए। हाँ, तेजी से कमेंट आप सभी का आ जाना चाहिए। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक ही ऐसा विकल्प है जो सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई पड़ रहा है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बहुबुद्धि सिद्धांत में ये बताया जाता है एक ही व्यक्ति के भीतर अलग अलग बुद्धियों का अनूठा संयोजन पाया जाता है, विभिन्न बुद्धियों का अनूठा संयोजन पाया जाता है। बुद्धि अलग अलग प्रकार में कौन कौन सी हो सकती है? तो देखिए, यहाँ पर भाषाई बुद्धि हो सकती है किसी व्यक्ति। अच्छा देखो, ये जितने भी प्रकार की बुद्धि आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं, ये एक व्यक्ति के भीतर इन सभी बुद्धियों का अनूठा संयोजन पाया जाता है, बहुआयामी होती है। वो अलग बात है कि व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में निपुणता और कुशलता का प्रदर्शन करता है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी कुशलता दिखाई पड़ती है। किसी में भाषा अच्छे तरीके से होगी, मतलब शब्दों का जादूगर होगा तो उसके पास भाषाई बुद्धि होगी। कोई गणित यानी तार्किकता में जबरदस्त होगा तो उसके पास तार्किक बुद्धि होगी। कोई स्पेशियल होगा जो कल्पना को मूर्त बनाने की प्रवृत्ति रखता होगा, उसके पास स्थानिक बुद्धि होगी। कोई बॉडी कंट्रोल अच्छा कर लेता होगा, खिलाड़ी वगैरह भी होता होगा, शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि उसके पास होगी। संगीत में बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसी के पास हो सकता है जो म्यूजिक में अच्छा होगा। उसके बाद अंतर्वैयक्तिक की बात करें, इंटरपर्सनल, जो अन्य लोगों को समझ पाता हो, दूसरों की भावनाओं को। एक होता है आत्मवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, जो अपने आप को समझ पाता है। एक प्राकृतिक होती है जो प्रकृति से प्रेम रखता है। ये सभी प्रकार की बुद्धि एक ही व्यक्ति के भीतर पाई जाती है, अनूठा संयोजन होता है।
आइएगा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसमें कह रहा है कि एक अध्यापक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का प्रयोग कर सकता है। बता दीजिए, टीचर कैन यूज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग, दोनों का प्रयोग कैसे कर सकता है। एक जगह का मूल्यांकन होगा, एक जगह के लिए मूल्यांकन होगा। इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है, बट आप ऐसे समझो, एक जगह सीखने का आकलन पूछ रहा है, एक जगह सीखने के लिए आकलन पूछ रहा है कि दोनों का प्रयोग टीचर कर सकता है, तो कैसे कर सकता है। कह रहा है बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। आगे कह रहा है कि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। आगे कह रहा है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल की पूर्ति करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सभी बच्चों का जवाब मैं देख पा रहा हूं, सी विकल्प मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है। निस्संदेह सी विकल्प आप सभी लोगों का राइट ऑप्शन होगा। बात करें अगर हम सीखने के लिए जो मूल्यांकन है या सीखने के लिए जो आकलन होता है, इसमें निदान आता है, इसमें फीडबैक आता है और इसमें सुधार आता है। ये होता है सीखने के लिए। और जो सीखने का मूल्यांकन होता है, इसमें प्रमाणन होता है, रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, इसमें अंक या ग्रेड प्रदान किया जाता है। तो समझिएगा, जब मूल्यांकन हम लोग किसी निर्णय के लिए करते हों, जब हम किसी प्रमाण के लिए करते हों, जब हम रिपोर्ट कार्ड के लिए करेंगे, जब हम बच्चों को अंक देने के लिए, ग्रेड देने के लिए करेंगे, तो वहां पर हमारा जो मूल्यांकन होगा वो सीखने का मूल्यांकन होता है। ठीक है, अंतिम होता है, ये निर्णायक होता है। योगात्मक को क्या बोला जाता है? इसको अंतिम बोला जाता है और ये निर्णायक होता है। और ये जो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है, ये कैसा होता है? रूपात्मक होता है, यानी कि इसमें सुधारात्मक प्रवृत्ति होती है, यानी कि इसके माध्यम से अपन क्या करेंगे? बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार लाएंगे। ये दोनों परस्पर हो गया, दोनों की बातें हम लोगों ने समझी। अगले सवाल की तरफ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? चलिए उत्तर दीजिए, कौन सा सतत व व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? अब आप सभी लोग उत्तर दे दीजिएगा। हाँ, तेजी-तेजी से जवाब दीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। फटाफट के अंदाज में जवाब आ जाना चाहिए आप सभी को, और मीटर एकदम चढ़ जाओ, मीटर बहुत डाउन चल रहा है। चलो फटाफट, 500 का आंकड़ा तुरंत का तुरंत क्रॉस हो जाना चाहिए, आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हो। बेईमानी हो रही है हमारे साथ। चलो पहले ताबड़तोड़ अंदाज में मार दो फटाफट से यार, और उत्तर दे दो। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? कह रहा है कौन सा सतत व व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है? नहीं है, नहीं, नेगेटिव ढूँढना है। कह रहा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। देखो, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता ही होता है। मूल्यांकन और शिक्षण ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पहला वाला तो सही है, या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, या बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी होगा, यही गलत हो जाएगा। बच्चों को हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं, नॉमिनल नहीं हो सकता है। हम बच्चों को मतलब वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं कि कौन बच्चा धीमी गति से सीखने वाला है, कौन बच्चा खराब, तो ये वाला काम नेगेटिव हो जाएगा। मूल्यांकन का कतई ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए अपन कौन-सा उत्तर सही करेंगे? सी वाला राइट ऑप्शन कर देंगे, ये नहीं के संबंध में। तो नेगेटिव ऑप्शन कौन-सा है? तो नेगेटिव ऑप्शन हम सभी का मिल गया कौन-सा? नेगेटिव ऑप्शन हम सभी को मिल गया सी वाला। और पूछा क्या था? सतत व व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो सी वाला ही पूछा था, उसी को उत्तर सही कर देते हैं। चलो भाई, अगले सवाल को देखना। सतत व व्यापक मूल्यांकन में एक शब्द होता है क्या? सतत। सतत शब्द का मतलब क्या होता है? लगातार। सतत का मतलब लगातार। और व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब है जो समग्र पहलू को शामिल करता हो। व्यापकता का मतलब हो जाता है समग्रता को, यानी जो बच्चे के मूल्यांकन के समस्त पहलुओं को शामिल कर लेता हो। समस्त पहलुओं को शामिल करने का मतलब ये हो गया कि वह बच्चे का शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों मूल्यांकन करता हो। केवल किताबी मूल्यांकन या केवल पढ़ाए गए विषय सामग्री का मूल्यांकन ना होता हो। सीडीपी की मैराथन संडे को होगी। कल आपकी ईवीएस मैराथन होने वाली है। सीडीपी मैराथन संडे को होगी, एकदम जबरदस्त जोरदार गदर काटेंगे। जो लोग संडे मैराथन में जुड़ जाएंगे, उन्हें दोबारा फिर कोई क्लास सीडीपी के अंदर देखनी नहीं होगी, ये मेरा वादा है, दावा करूंगा मैं। और पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी मैराथन सेशन से आएगा। 8 तारीख को आपको मैं याद आऊंगा। मैराथन क्लास आप करिएगा, उसके बाद आप देखिएगा 8 तारीख को आपको एग्जाम हॉल में केवल और केवल कौन याद आएगा? हाँ, गुरु जी याद आएंगे। जितने भी बच्चे पढ़े हैं, वो अलग मामला है कि सीमित लोग जुड़ पा रहे हैं, लेकिन फिर देखिएगा तहलका, परीक्षा देकर के जब आएंगे ना, तब असली मूल्यांकन समझ में आएगा। हाँ, मतलब एक बार फिर बोल रहा हूँ, गदर मचेगा, गदर मैराथन में। वो कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। एग्जाम का कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आप उसमें छूट जाए तो बताना। आओ भाई, तो सतत व व्यापक मूल्यांकन में समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सतत सत्र के प्रारंभ से अंत तक होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, छठे नंबर में कह रहा है बच्चों में प्रतिभाशालता के पीछे कारण। यहाँ पर छठे नंबर के सवाल को पढ़िए और जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही कर देंगे? हाँ, एकदम ताबड़तोड़ 12 घंटे एकदम तहलका नाधा जाएगा। आइए यहाँ पर जवाब दीजिए, कौन सा करेक्ट ऑप्शन? और ज्योति, अकाउंट में पैसा वैसा रख लिया। हाँ, नहीं तो हमें आजमगढ़ अइले में टाइम ना लगे, अजमेगढ़ कहीं हम हूँ, जानते हो। अरे अकाउंट में पैसा ना रहल ने बताई, संडे के तो हम मैराथन लेवे देव। अब ये यहाँ पर जवाब देते हैं। तो कह रहा है बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण होगी? कह रहा है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, या सफल माता-पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया। देखो, किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है, वो डी बराबर एच इंटू ई होता है। सिंपल है, यही फंडा आप दिमाग में रख करके चलो। डी बराबर एच इंटू ई। बालक का विकास उसके आनुवंशिकता और उसके वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। किसी भी व्यक्ति की क्षमता उसकी आनुवंशिकता और उसके वातावरण के अंतःक्रिया के कारण होता है। यहाँ पर अपन कौन सा जवाब सही कर देंगे? चौथा वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, सवाल अब आता है। ये वाली बात मैं कई बार समझा चुका हूँ। देखो, प्रतिभा जो होती है, उत्कृष्टता जो होती है, वो दोनों का परिणाम होती है।
क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो अच्छा ज्योति जवाब नहीं दे रही, खाली ऑप्शन बताया जा रही है, इसी को बोलते हैं एकदम गुन्ने से रहना। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, 7वें नंबर के सवाल को पढ़ना, 7वें नंबर के सवाल को पढ़ना और जवाब देना। अभी वो कह देगी कि सर जी वो ज्योति मैं नहीं हूँ। हाँ कह रही है आपसे प्यार करता हूँ दिल से, जो कहेंगे वो भेजूंगा। अच्छा बेटा आओ, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, बताइए। जो बच्चे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले होते हैं, उनके लिए कक्षा के किस माहौल के होने की आवश्यकता होती है? आप लोग उत्तर दे दीजिए यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही कर देंगे? किस प्रकार के वातावरण की जरूरत होगी? अच्छा, वंचित सामाजिक आर्थिक दृष्टि से वंचित पृष्ठभूमि का मतलब क्या हो जाएगा? तो उसमें सब आ जाएंगे जो शिक्षा से वंचित रहे हों। मतलब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाएं विकलांग सभी लोग आ जाएंगे, जिनको वंचित रखा गया है ना, जो अभी शिक्षा का अधिकार लेट में पाए हैं। तो इनको कक्षा के माहौल में कैसे जरूरत होगी? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना तथा उनका उपयोग करना, उनकी भाषा के उपयोग को क्या करना? हतोत्साहित करना। तो जहां पर हतोत्साहित है, देखो हमें सभी लोगों की भाषा और सभी लोगों की संस्कृति को क्लास में शामिल करना चाहिए। कह रहा बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना गलत है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए विकल्प उत्तर के रूप में चुना है, सभी का उत्तर सही हो जाएगा। हाँ सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा इसी का मतलब है कुछ लोग आज तो सामना ही नहीं कर पा रहे हैं गाइज हमारा, इसीलिए आज नहीं आ रहे हैं लोग। अब मैं समझ रहा हूँ, कुछ लोग शर्म बस नहीं आ रहे होंगे कि गुरु जी अभी तो। हाँ भाई, तो यहाँ पर बात कर दिया जाए समावेशी शिक्षा को लेकर के, तो समावेशी शिक्षा में सभी को सम्मान देना, सभी को शामिल करना आ जाता है। अगले सवाल की तरफ आ जाइए। कह रहा कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नेसेसरी इंटरवेंशन फॉर क्रिएटिव एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम डिपेंड ऑन, बताइए क्या उत्तर इसमें सही करेंगे? ढंग से पढ़िएगा और ढंग से जवाब देना शुरू करिएगा। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? कह रहा उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली के लिए कह रहा है, उनके प्रति स्नेही होने के संदर्भ में, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। चलिए उत्तर दे दीजिए कौन सा। हाँ तेजी से आप सभी लोगों का जवाब आना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सभी बच्चे डी विकल्प बता रहे हैं। इसमें देखिए अनुकूलित निर्देश की बात की जाती है, ऐसा निर्देश जो बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। अनुकूलित निर्देश की बात यहाँ पर आती है, कहाँ पर आती है? डी विकल्प में आती है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, अनुकूलित निर्देश दिया जाता है प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों को, उनको एक्सेलरेशन का विकल्प दिया जाता है ताकि वो तीव्र गति से सीख सकें। उन्हें इनरिचमेंट कार्य दिया जाता है, मतलब इन्वायरमेंट कैसा दिया जाता है? समृद्ध, सीखने के लिए समृद्ध वातावरण दिया जाता है। उन्हें प्रोजेक्ट आधारित कार्य दिया जाता है। उन्हें विकल्प दिए जाते हैं शोध का, प्रस्तुति का, स्वतंत्र अध्ययन का। ये होता है रचनात्मक। देखो रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों को, ऐसे होते बहुत कम है, ऐसे बच्चे होते बहुत कम है, और जो भी होते हैं ये राष्ट्र की धरोहर होते हैं। तो राष्ट्र की धरोहर है तो इनके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का विकास करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये 1% मात्रा में या उससे भी कम है, तो इन्हें स्पेशल अवसर देना जरूरत रहेगी। आगे बढ़िएगा, सवाल पढ़िएगा। अति संवेदनशील बच्चा, ओवर सेंसिटिव जो बच्चा होता है। आओ यार, 9वें नंबर में दो, 9वें नंबर में कौन सा उत्तर सही करोगे? कह रहा है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? इसमें से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? इसका आप लोग जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन करेंगे? अति संवेदनशील बच्चा कौन होता है? वही जो छन्न छन्न रिसिया जाता है। हाँ, पिन पिनपिनहा इसी को बोला जाता है। शुद्ध देहात गांव में नहीं कहते हैं बहुत पिनपिनहा है। बहुत पिनपिनहा होने का मतलब है कि लोगों का ध्यान खींचना चाहता है अपनी तरफ, बात बात पे रिसिया जाता है। एक दो बार बुलाएगा मम्मी मम्मी, मम्मी नहीं ध्यान देंगी, पट्ट से जमीन पे लोड करके रेलगाड़ी चलाना शुरू कर देगा। ऐसा बच्चा अब स्कूल में जाएगा तो उसको सीखने में मदद करने के लिए कह रहा अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना, यानी प्रस्तुति करना, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि को शामिल करना, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगा देना, लतिया देना, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटना। तो जो ओवर सेंसिटिव है, अति संवेदनशील बच्चा है, वो हाइपर एक्टिव होगा, है ना। तो देखिए इनको क्या करना होगा, हाइपर एक्टिव को डांटना और दबाव देना। ये क्या हो जाएगा? कहां पर है डांटना और दबाव? कहीं विकल्प मिला नहीं, कहा हम लोगों को मिला तो यार। बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, यही गलत है। बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना ये गलत है। इनको समर्थन कौन सा देना होगा? तो देखो इन्हें वैकल्पिक अधिगम के तरीके दो, अलग अलग तरीके से वो सीखें, बिजी रहे, शारीरिक गतिविधि कराओ ताकि वो अपने पर कंट्रोल कर सके, है ना। कंट्रोल उदय कंट्रोल, ये वाली बात आ सके। और उसके बाद है छोटा काम दीजिए। अमित पांडे कह रहे हैं गुरुजी दुल्हनिया के लिए, अपनी दुल्हनिया को हार दिलाने के लिए 5 लाख रखा हूँ, आपको पिज्जा खाना हो तो बताना, घपलाबाजी कर लूंगा उसी में से, बाद में देखा जाएगा। ए भाई तुम हार दिला दो भैया, हम समझ लेंगे कि हम पिज्जा खा लिए। यहाँ पर क्या नहीं करना है? देखो डांटना और दबाव देना, ये कार्यक्रम नहीं करना है। आगे बढ़ जाओ भाई। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, मतलब कह रहा है कि जिन बच्चों के अंदर अलग अलग सोच पाई जाती है। तो अलग अलग सोच पाई जाने का मतलब क्या है? डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स जिन बच्चों के अंदर पाया जाता है, वो बच्चे कैसे होते हैं? आप लोग उत्तर दीजिएगा, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? हाँ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाँ, नौलखा हार दिलाओ, जैसे महंगाई बढ़ रही है महाराज ने, आप बोल दिए, हम हमको हांफा आने लगा महाराज। चलो भगवान आपकी मेहनत को बनाए रखें। यहाँ पर आप लोग जवाब दीजिएगा, कौन सा राइट ऑप्शन सही करेंगे? देखो भैया मैराथन हम आपको 1 नंबर देंगे, हम कंटेंट पर
कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट देंगे ना, अलग-अलग पैटर्न वाली सोच आपको दिखाई पड़ेगी हमारी, यानी हमारी रचनात्मकता आपको दिखाई पड़ेगी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अपसारी चिंतन, ये दिखाई पड़ेगा, अपसारी चिंतन दिखाई पड़ेगा। और सबके दिमाग में, लेकिन हम एक बात और कहेंगे, मेरी मैराथन देखने के बाद फिर दोबारा और कोई क्लास मत देखना सीडीपी की किसी की, नहीं तो साइड इफेक्ट कर जाएगी, एकदम दवाई जैसा काम करेगी। दूसरी दवा लिए नहीं कि एलर्जी हुई, फिर कोई सिटीजन नहीं मिलेगा, कोई एविल नहीं मिलेगा। हाँ, ये कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन मैं उसी दिन बता दूंगा शुरुआत में, एक चेतावनी दूंगा क्लास देखने से पहले कि ये वो दवाई है कि इसके बाद और कोई दवाई मत खाना, नहीं तो वो रिएक्शन कर जाएगी। आगे बढ़ना। विविध सोच का मतलब है कि ये देखो, बच्चे की खपड़ोई खोल दिया है पूरा। अब यही वाला चित्र दिमाग में बैठा लो। विविध सोच का मतलब है खपड़ोई खोली हो, पाठ पुर्जे अलग अलग हैं, अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा हो दिमाग, अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा हो दिमाग। देखो, विभिन्न विचार होता है, नए समाधान, रचनात्मकता, अलग अलग आइडिया निकलता है, इसी को बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। आओ भाई 11 नंबर में, 11 नंबर के सवाल को पढ़ना। हाँ, रजत कह रहे हैं सर आपके लिए मैडम ढूंढ दिया जाएगा। हाँ, अब तुम ढूंढ दोगे हम